जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 2 करना है, जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक तरह से। पीरियोडिक वेव वाला टॉपिक जो है ना, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में सिंगल पल्स को स्टडी किया था, लेकिन आज हम पीरियोडिकली वो पल्स बार बार जनरेट करते जाएंगे और इस वेव को पीरियोडिक वेव कहेंगे। पीरियोडिक का जो वर्ड है, इसका मतलब है कुछ ऐसा जो रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो स्ट्रिंग वाली एग्जांपल थी जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी, जिसमें हमने एक सिंगल पल्स जनरेट की थी। अगर वही बच्चा, वही आदमी सिंगल पल्स जनरेट करने की बजाय बार बार अपने हाथ को अप डाउन मूव करता रहे, तो बार बार ये पल्सेस जनरेट होती जाएंगी विद रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस वेव को हम बोलेंगे पीरियोडिक वेव, राइट। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों पीरियोडिक वेव करनी है इस टॉपिक में बेसिकली। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ ट्रांसवर्स वेव जो है ना, कि वो पीरियोडिकली कैसे पैदा की जाती हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक वेव को डिफाइन कर लेते हैं। पीरियोडिक वेव क्या है? द वेव्स और डिस्टर्बेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड रेगुलरली, रिदमिकली और विद इक्वल रिपीटेडली या रेपिटेटिवली इक्वल टाइम इंटरवल के साथ बार बार डिस्टर्बेंस आप पैदा करते रहें, तो इसके नतीजे में जो वेव जनरेट होगी दैट वुड बी कॉल्ड पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव में जो पहली टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। एक अपरेटस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है जिसको हमने वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया है और स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा मेरी तरफ है जो आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट कर लें, इस तरफ हमने इसको किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, हल्की फुल्की रिजिड सपोर्ट के साथ हमने इसे बांध दिया। अब इमेजिन करें कि मैं क्या करता हूं, मैं उस स्प्रिंग मैस सिस्टम में जो मैस है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके छोड़ देता हूं। अब मैंने इसको जितना लिफ्ट किया है, इसे मैं क्या बोलूंगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। इसे हम कैपिटल ए से भी जाहिर कर सकते हैं। अब होगा क्या, ये जो बॉडी है या जो वर्टिकल स्प्रिंग मैस सिस्टम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके नतीजे में जरा गौर करें, रस्सी के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर रिदमिकली, पीरियोडिकली, मुसलसल डिस्टरबेंसेस पैदा होती जाएंगी और वो डिस्टरबेंसेस मेरी तरफ आ रही हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव किस तरफ है? मेरी तरफ। और रस्सी के ये सारे पार्टिकल्स बारी बारी किस तरह की मोशन कर रहे हैं? वर्टिकल ऑसिलेशंस कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग मुसलसल ऑसिलेशंस कर रहे हैं। जरा थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करके हम इमेजिन करते हैं, गौर करें हो क्या रहा है। अगर मैं उस तरफ के पार्टिकल्स को, जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने ऐसे ही किया था, उस तरफ के पार्टिकल्स को 1 2 3 4 5 6 इस तरह कुछ नंबर दे देता हूं। अब आप गौर करें, सबसे पहले पहला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मैस ऊपर की तरफ जाएगा, जिस तरफ मैस जाएगा, पहला पार्टिकल बेचारा मजबूर है, उसने भी उसी तरफ जाना है। और उसके बाद वैसी ही मोशन इस तरफ वाला पार्टिकल करेगा, फिर उसी तरह की मोशन इस तरफ वाला पार्टिकल करेगा। सारे पार्टिकल बारी बारी एक दूसरे के पीछे अप डाउन मूव करते जा रहे हैं, जिसकी नतीजे में हमारे पास जो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव है वो आ गई है, जो मेरी डायरेक्शन में आ रही है। इसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन अप डाउन है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव मेरी तरफ है। अब इस पूरी वेव को थोड़ा सा हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम खंगालते हैं कि इसमें क्या कुछ है जो स्टडी किया जा सकता है। सबसे पहले गौर करें, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इक्विलिब्रियम लाइन भी कहलाती है, गौर करें, जब जब मैस अपने मीन पॉइंट से गुजर रहा है ना, तो ये वाली लाइन जो है ना हमें मिलती है, जो मैं हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आपको बता रहा हूं, जो इस वक्त आपको हाईलाइटेड भी नजर आ रही है, इसे इक्विलिब्रियम लाइन कहेंगे। इस लाइन के ऊपर वाला जो भी वेव का पोर्शन है, इस पोर्शन के दौरान आप गौर करें, जो वाइब्रेटिंग मैस है उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, यानी इक्विलिब्रियम लाइन से ऊपर की तरफ या अपने मीन पॉइंट से ऊपर की तरफ।
चाहे वो मीन पॉइंट से ऊपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है, चाहे वो ऊपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट की तरफ जा रहा है, इस पूरी मोशन के दौरान वेव का इक्विलिब्रियम लाइन से ऊपर वाला पोर्शन जनरेट हो रहा है, इसे ही हम क्रस्ट बोलते हैं। इसी तरह वेव का, ट्रांसवर्स वेव का वो वाला पोर्शन जो इस इक्विलिब्रियम लाइन से नीचे की तरफ है, इसे ट्रफ बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रस्ट के दौरान जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के, उनके डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और ट्रफ के दौरान जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, यानी नेगेटिव है। हम इक्विलिब्रियम लाइन को रेफरेंस लाइन अगर कंसीडर कर लें तो क्रस्ट वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होंगे और ट्रफ वालों के नेगेटिव होंगे। अब गौर करें, अगर मैं इक्विलिब्रियम लाइन से क्रस्ट के टॉप तक या ट्रफ के टॉप तक, टॉप से मेरी मुराद है ट्रफ के एक्सट्रीम पॉइंट तक, ये डिस्टेंस मेजर करूं तो यही उस वाइब्रेटिंग मैस के एम्पलीट्यूड के बराबर है। इसे भी हम कैपिटल ए से ही जाहिर करेंगे। अब जरा गौर से इस पूरे वेव के पैटर्न को इमेजिन करें। ये पूरा वेव का पैटर्न क्रस्ट और ट्रफ के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि जिस जगह इस वक्त क्रस्ट है, अगले ही लम्हे उस जगह ट्रफ आ जाएगा और क्रस्ट थोड़ा आगे आ जाएगा। फिर जिस जगह ट्रफ है उस जगह अगले ही लम्हे एक नया क्रस्ट जनरेट होगा और वो ट्रफ आगे आ जाएगा। इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को इंटरचेंज करते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव मेरी तरफ है। अब जरा गौर से देखें, किसी भी इस वेव के किसी भी पोर्शन को कंसीडर कर लें, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हर जगह पर एक जैसा है। इसी तरह अगर आप एक पूरे क्रस्ट और एक पूरे ट्रफ को मिलाएं और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल लेंथ कंसीडर करें, क्रस्ट के स्टार्ट से लेके ट्रफ के एंड तक, तो इस पूरे एक पोर्शन को हम वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। यानी क्रस्ट और ट्रफ को मिला के ये पूरा जो वेव का पोर्शन बन रहा है, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। अब चाहे आप एक साइकिल की लेंथ कंसीडर कर लें, चाहे आप दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के टॉप पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कंसीडर कर लें, चाहे आप दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कंसीडर कर लें, ये वेव के हर जगह पर एक जैसा रहेगा। इसी डिस्टेंस को वेव लेंथ कहते हैं। तो ये सामने आपको वेव लेंथ की डेफिनेशन भी नजर आ गई। अब यहां पर कुछ और टर्म्स हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमने आपको याद होगा चैप्टर 7 में ऑसिलेशंस में की थी। यहां भी हम ऑसिलेशन को इस साइकिल के साथ या इस वेव मोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब गौर कीजिए, जब उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है तो इस रस्सी के अंदर एक पूरा साइकिल जनरेट हो जाता है, यानी एक क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ जनरेट होकर मेरी तरफ बढ़ जाता है। आप इस वेव के किसी भी एक हिस्से को इमेजिन कर लें, आपको हर जगह ऐसा ही नजर आएगा। अब हम टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। आप गौर करें, एक पूरे साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। आप इस वेव को किसी एक पोर्शन पे फोकस करना शुरू कर दें, जैसे यहां पे मैंने एक एरो लगा दिया, यहां आप फोकस करना शुरू कर दें। इस एरो से एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ गुजर के मेरी तरफ आ जाएगा। कितने टाइम के दौरान? एक टाइम पीरियड के दौरान। और गौर करें, इसी एक टाइम पीरियड के दौरान उस वाइब्रेटिंग बॉडी ने अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। इसे ही बोलते हैं वन टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ, चैप्टर 7 में पढ़ा था नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। आज हम कहेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। यानी आपकी नजर के सामने से एक सेकंड में जितने साइकिल गुजर के आगे जाएंगे, इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जरा गौर करें, उसी एरो पे देखना शुरू कर दें। एक सेकंड में जितने साइकिल इस तरफ आते जाएंगे, हम कहेंगे इस वेव की उतनी ही फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर हमने कुछ बेसिक टर्म्स जो है उनको डिफाइन कर दिया। अब हम एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं, जो रिलेशन है बेसिकली स्पीड और वेवलेंथ के दरमियान। मैं ये भी कह सकता हूं स्पीड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। यानी सामने आपको हेडिंग लिखी नजर आ रही है, स्पीड ऑफ वेव। यहां पे स्पेसिफिकली हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। और कौन सी ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव।
जो सामने हम जनरेट करके आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, ये रिलेशन है बेसिकली v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमने साबित करना है। सॉरी, लैम्डा के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। वेवलेंथ को इस ग्रीक लेटर से जाहिर किया जाता है, लैम्डा, इसे लैम्बडा बोलते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी आपको पहले से पता है और v भी आपको पहले से पता है, स्पीड के लिए यूज किया गया। अब जरा गौर से देखिएगा, इस वाइब्रेटिंग बॉडी को और इस वेव को जो मुसलसल जनरेट होकर मेरी तरफ आ रही है, हम ऐसा करते हैं, क्रस्ट के हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना इस वेव का, जो उस तरफ से मैं देख रहा हूं, इमेजिन करें इस वक्त जब मैंने देखना शुरू किया तो टाइम कितना है, 0। और वो जो बॉडी है जो वाइब्रेट कर रहा है वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट पर है। इसका मतलब यह हुआ कि रस्सी जो है उसका वहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्रस्ट का टॉप पॉइंट है। अब जरा गौर से देखते जाएं, होगा क्या, होगा क्या, टाइम गुजरता जाएगा और क्रस्ट इस तरफ आता जाएगा, नया ट्रफ भी जनरेट होगा। मेरे साथ साथ आपने चलना है। फर्ज कर लें टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा गुजर गया, तो मुझे यह बताएं मेरी तरफ एक साइकिल का कितना हिस्सा आएगा। जाहिर बात है, एक साइकिल कंप्लीट करने के पूरे टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा गुजर गया, 1/4 पार्ट, तो मैं कह सकता हूं कि एक साइकिल का चौथा हिस्सा मेरी तरफ बढ़ जाएगा, यानी आधा क्रस्ट मेरी तरफ आ जाएगा। राइट, तो होगा क्या, क्रस्ट और उसके आगे वाला आधा क्रस्ट मेरी तरफ बढ़ गया। जरा गौर कीजिए, और उधर से एक नया ट्रफ जनरेट होने वाला है। अगले ही लम्हे जैसे ही मजीद टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा गुजरेगा, फर्ज कर लें पहले टाइम का चौथाई हिस्सा गुजरा टाइम पीरियड का, अब एक और टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा गुजर गया, तो टोटल कितना टाइम गुजरा, 2t/4, यानी टाइम पीरियड का हाफ, यानी t/2। तो गौर करें, आधी वेव या आधा साइकिल मेरी तरफ बढ़ गया। हुआ क्या कि एक पूरा क्रस्ट मेरी तरफ कितना फासला कवर कर चुका है, आधा साइकिल। आपको यहां हाईलाइटेड कुछ रीजन्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह अब मजीद टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुजर गया, यानी टोटल 3t/4 हिस्सा गुजर गया, तो पूरे साइकिल का कितना हिस्सा मेरी तरफ बढ़ गया होगा, 3/4 हिस्सा। यानी एक पूरे साइकिल के 4 इक्वल पार्ट्स करें तो उसके 3 हिस्से मेरी तरफ बढ़ गए। इसी तरह अगर मैं मजीद टाइम पीरियड के चौथाई हिस्से को कंसीडर कर दूं कि वो पास हो गया, तो फिर क्या होगा, पूरा टाइम पीरियड गुजर गया, यानी 4t/4, और 4 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं पूरा टाइम पीरियड गुजर गया, तो ये पूरा साइकिल मेरी तरफ बढ़ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि मैंने क्रस्ट से देखना शुरू किया और उसके साथ वाला क्रस्ट एक आ गया, और उसकी जगह पे जहां मैंने देखना शुरू किया था वहां एक नया क्रस्ट आ गया। यानी जिस क्रस्ट को मैंने देखना शुरू किया था वो मेरी तरफ बढ़ चुका है, उसके नीचे एक ट्रफ भी आपको नजर आ रहा है, और उसी जगह पे जहां मैंने देखना शुरू किया था वहां एक नया क्रस्ट पैदा हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि एक क्रस्ट ने पूरा एक साइकिल जितना फासला कवर किया और मेरी तरफ बढ़ गया। यानी आप गौर करें, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा होता है ना, तो मैं कह सकता हूं कि इस क्रस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 वेवलेंथ। यानी एक पूरे टाइम पीरियड के दौरान इस क्रस्ट ने एक वेवलेंथ जितना फासला तय किया है। अब स्पीड का बड़ा बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा हुआ है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मुझे यह बताएं, एक टाइम पीरियड में इस वेव ने या इस क्रस्ट ने कितना फासला तय किया, 1 कंप्लीट वेवलेंथ। यानी ऊपर डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लैम्डा आ जाएगा और नीचे टाइम की जगह टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी आ जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। यानी लैम्डा के साथ 1/t करके मैंने लिख दिया और 1/t की जगह f आ गया, तो मेरे पास v इज इक्वल टू f लैम्डा। इसमें v क्या है, स्पीड ऑफ वेव, f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। आज के लेक्चर तक हमने सिर्फ इतना ही करना था। अगले लेक्चर में इसी ट्रांसवर्स वेव का थोड़ा सा मजीद पोस्टमार्टम करेंगे और फिर लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।